नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन सैटेलाइट में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों को जानते हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मऊ गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दशक 90 का इलाका पूर्वांचल, किस्सा गैंगस्टर का। 90 के दशक में अपराधी, अफीम, IAS अफसर एक साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवॉर की धुरी रहा है। और 90 के दशक में इस इलाके के अपराध की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसके कारनामों से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरा यूपी वाकिफ था। तब तक पूर्वांचल में कुख्यात डॉन ब्रजेश सिंह के नाम का डंका बजता था और उसी को देखकर कई अपराधी इसी रास्ते पर चल पड़े थे। इसी दौरान कई गैंग बने, इनकी आपस में रंजिश भी हुई और इसी वक्त पूर्वांचल की माफियाओं के लिस्ट में एक नाम जुड़ा मुख्तार अंसारी का। जी हाँ, मुख्तार अंसारी। लेकिन आज इस माफिया का जिक्र क्यों? दरअसल आज मुख्तार अंसारी की यूपी के बांदा जेल में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी पर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज थे और वो 18 साल से जेल में बंद था। लेकिन आज इस माफिया का जिक्र क्यों? दरअसल मुख्तार अंसारी पर कुल 61 आपराधिक मामले दर्ज हैं और आज ही गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। हालांकि वो जेल में बंद पिछले 18 साल से है। चलिए आपको मुख्तार अंसारी के गुनाह की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार की गिनती गाजीपुर के बड़े सियासी घराने में होती थी। मुख्तार से पहले उनके परिवार में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं था। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे हुई क्राइम की दुनिया में मुख्तार की एंट्री। साल 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सबसे पहले आया और इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या कर बनारस में मुख्तार का नाम फैल गया। इसके बाद उसकी दुश्मनी डॉन ब्रजेश सिंह से हुई। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू किया। अपने नाम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ और यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की शुरुआत हुई। 1991 में चंदेरी में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में ASP उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उसका नाम फिर एक बार सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार बसपा की टिकट पर विधायक बना और इसी के बाद उसने डॉन ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। साल 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद उसका नाम अपराध की जगत में देश में छा गया। आरोप है कि साल 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। जब साल 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की तो मुख्तार पर कई आरोप लगे। इसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और तब से वो जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी और इसी मामले में साल 2007 में यानी हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजान अंसारी को सजा मिली। मुख्तार कितना बड़ा बाहुबली था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो साल 2005 से जेल में बंद होने के बावजूद उसने यूपी विधानसभा का चुनाव जेल के अंदर से 3 बार लड़ा और तीनों बार जीता। वो साल 1996 से साल 2017 तक विधायक था। एक दौर था जब 3 से 4 साल पहले मुख्तार लखनऊ जेल में बंद था, लेकिन बीमारी के नाम पर उसका दरबार किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लगता था। लेकिन अब ये सब बीते दौर की बातें हो गई हैं। यूपी की योगी सरकार ने उसके करोड़ों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है और बीते दिनों
जब उसे पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो वो एक व्हील चेयर पर था। तब ये कहा गया कि यूपी में अपराध भी पंगु हो गया है। कोई माफिया, कोई गैंगस्टर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े से बड़ा बदमाश बौना और बेबस ही हो जाता है, चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। क्राइम डेस्क, IBC 24। और इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने महतारी वंदन योजना को लेकर ऐलान किया। सीएम साय ने कहा कि इस बार महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खाते में 1 अप्रैल को ट्रांसफर की जाएगी। सीएम साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की सभी गारंटी को भारतीय जनता पार्टी एक-एक करके पूरी करेगी। कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया। इसलिए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन प्रदेश की महिला निश्चिंत रहे, हर महीने को महतारी वंदन योजना की राशि पहली सप्ताह को ही जारी कर दी जाएगी। और आप मैं बता दूं कि पहला सप्ताह में ही आप मन के महतारी बंधन के पैसा आप लोगों के खाता में आ जाएगी। अगले महीना के हमारा अध्यक्ष के आदेश है कि 1 तारीख को ही देना है, तो 21 तारीख को भिजवा देंगे। 1 तारीख को ही आप लोगों के खाता में भिजवा देंगे 1000 रुपया, और हर महीना पहले सप्ताह में मिलेगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिला कोर्ट ने उन्हें एट्रोसिटी एक्ट के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। मामला नवंबर 2021 का है। विजय शर्मा आम लोगों के राशन कार्ड के मामले को लेकर जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा पर दफ्तर पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया है। देखिए, न्याय की जीत होती है, अभी नहीं तो आगे होती है, परंतु न्याय की जीत होती है। सत्य में जयते अगर ये कहा गया है, शास्त्रोक्त है, तो ये हमारे जीवन का आधार है, ये हमारी मान्यता है, और वह आज पुनः प्रमाणित हुआ। तो वांटेड जो होते हैं ना अपराधी, उस तरीके से इनको यहाँ से रायपुर रातों रात जो है रायपुर सेंट्रल जेल लाना, फिर लेके आना, फिर लेके आना। उस समय इनकी ये मंशा थी कि किसी प्रकार से इनके कोई दुर्घटना जो है कर करके इनकी जो है जीवन को समाप्त कर दिया जाए, ताकि इनके कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही ना रहे। राजनांदगांव लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से नामांकन फॉर्म खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। कवर्धा में ठेला लगाकर समोसा बेचने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले नामांकन फॉर्म खरीदा। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। अन्य नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं, उनकी सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद 8 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक कोई भी अभ्यर्थी जो चाहता है अपना नाम वापस लेना, वो नाम वापसी की कार्रवाई कर सकता है। ये 4 महीना हो गया सर, विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसी समय मन में विचार जमा लिया था कि 25,000 रुपये व्यवस्था करूंगा, फिर चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव लड़िया सर। कैसे सोचा लोकसभा चुनाव काबर लड़ना? काबर की हमारे जैसे छोटे छोटे आदमियों ना बड़े बड़े जैसे विधायक बन जाते, मंत्री बन जाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और कोई गरीब आदमी के काम ढंग से नहीं हो पाया सर। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस बीच नर्मदापुरम में भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने होशंगाबाद लोकसभा सीट से अपना नामांकन फॉर्म शुक्रवार को भरा। दूसरी ओर आज बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने अपने जिला कार्यालय का लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। दर्शन सिंह ने शुभ मुहूर्त में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना पर्चा भरा। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष माधवदास अग्रवाल, नर्मदापुरम विधायक सीता सरन शर्मा, सुहागपुर विजयपाल सिंह, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा मौजूद थे। बता दें कि दर्शन सिंह चौधरी अभी एक पर्चा और भरेंगे। इसमें प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के साथ तमाम वीआईपी नर्मदापुरम आएंगे। आज केंद्र हमारे प्रदेश नेतृत्व की अनुमति से आज यहाँ पर मुहूर्त का फॉर्म जमा किया है, और निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता में विकसित भारत का जो मॉडल माननीय मोदी जी ने रखा है, और जो 2047 तक
विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लिया है, उसको करने में हम प्राणपण से जुटे रहे। यह मेरा एक निवेदन है कि आज तक लोग सवाल क्यों नहीं करते, क्यों इतना कम। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता भैया, मीडिया वालों इस विषय पे खोजना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्या कर रहे हो आप, इनके ऊपर ईडी के छापा क्यों नहीं पड़ रहे। हाँ, कभी जब होगा तो पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने विदिशा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे भानु प्रताप शर्मा को फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए विदिशा रायसेन संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया है। IBC 24 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विकास, रोजगार और MSP जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि जिसको जाना है जाए, हमारा वोट बैंक तो जनता जनार्दन है। हमारा वोट बैंक तो जनता जनार्दन है और जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और जो जाने वाले हैं भले ही चले जाएं, यदि 10 लोग गए तो 100 आएंगे भी, और जनता जनार्दन के बीच से कोई नहीं गया है। कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता कोई नहीं गया है। जो नेतागण अपने निहित या निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, उसकी कभी इतना कोई असर चुनाव में पड़ता नहीं है। इधर झाबुआ जिले के थानला विधानसभा के विधायक वीर सिंह भुरिया के बयान के बाद झाबुआ जिले में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। इधर जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कटारा ने विधायक के बयान की कड़ी निंदा की है। साथ ही कटारा जिला कलेक्टर और चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर नेहा मीना से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि जब विधायक ने ये टिप्पणी की तब कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भुरिया भी वहां मौजूद थे। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाए। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने मामला दर्ज होने की बात कही, साथ ही बिना अनुमति के चुनावी सभा करने पर कार्रवाई करने की बात कही है। वायरल वीडियो की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें थांदला के कांग्रेसी विधायक द्वारा जय संगठन को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को हाथ काट देने जैसी सार्वजनिक रूप से धमकी दी गई थी। तो हमने अपना पक्ष आज रखा है और हमने कड़ी कार्रवाई करने की अपेक्षा। जो सभा हुई थी उसकी अनुमति नहीं थी, तो उसमें 144 का सीधा उल्लंघन हुआ था। तो 188 के अंतर्गत ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर कर दी गई है। कि जो CD है एंड वीडियो फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, तो उसकी एक जांच की जाना आवश्यक है। जबलपुर सीट पर भाजपा ने जहां अरसे बाद ब्राह्मण चेहरे को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने OBC चेहरे पर दांव खेला है। भाजपा कैंडिडेट आशीष दुबे और कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव के बीच इस मुकाबले को जातिगत समीकरण भी दिलचस्प बना रहे हैं। कांग्रेस नेता लंबे समय से OBC सहित आरक्षित वर्ग को राजनीतिक न्याय दिलाने के वादे करते आए हैं। लिहाजा दिनेश यादव के बहाने कांग्रेस की नजर OBC वोट बैंक पर है। जबलपुर में करीब 45% OBC मतदाता हैं, जिनके सहारे कांग्रेस 3 दशक बाद इस सीट पर जीत के समीकरण तलाश रही है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव जहां OBC वर्ग के साथ सभी वर्गों को न्याय दिलवाने के मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम एक बार फिर जबलपुर की जनता का विश्वास जीतेंगे। देश में शासन कर रहे हैं, आपको भगवान ने पावर दिया है, तो आपको हर वर्ग में बराबर की चिंता करनी चाहिए और उसे वो सुविधा देना, अधिकार देना चाहिए जो उसके खुद का अधिकार है। जनता पार्टी ने कभी जात की और इस तरीके की राजनीति नहीं की है, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। हम तो अपने काम पर, हमारे नेता मोदी जी, हमारी सरकार के काम, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हम काम और विकास की बात करते हैं, उसके आधार पर चुनाव में जाते हैं। अगर आपने अभी तक अपना नगर निगम का टैक्स नहीं पटाया है तो सतर्क हो जाएं और 31 मार्च के पहले टैक्स पटा दें, वरना रायपुर नगर निगम में 31 मार्च के बाद टैक्स पटाने वालों को कम से कम 6% पेनल्टी देनी होगी, जो समय के साथ बढ़ेगी। जिन लोगों ने साल भर से टैक्स नहीं पटाया है, वे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को निगम के जोन कार्यालय में जाकर टैक्स पटा सकते हैं। इसके लिए तीनों अवकाश वाले दिन राजस्व कार्यालय खुले रहेंगे।
निगम आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स जमा नहीं करने वालों पर नियमानुसार पेनाल्टी सहित बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी। सेमीकंडक्टर की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक ताइवान के 6 विश्वविद्यालयों के साथ इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शिक्षा, रिसर्च और शोध के लिए MOU किया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, शोध और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। वहीं इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य कला का आदान प्रदान किया जाएगा। इस MOU का सबसे अहम पक्ष यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट की संभावनाओं से जुड़ा है। इसे लेकर भी पहल की गई है। हमारे यहाँ भी सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिस पर हमारे IIT में काम हो रहा है। ये डॉक्टर वैभव नीमा एक वन ऑफ द उसके इन्वेस्टिगेटर्स हैं और ये 5 वाले हो रहे 5 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रही हैं। हम लोग एक अपना प्लेसमेंट सेल के ज़रिए एक हम यूनिवर्सिटी पे पोर्टल खोलने जा रहे हैं जिसमें इंडिया ताइवान यूनिवर्सिटी कनेक्ट, तो उसमें बच्चों का अपना सारा जो उनका बायोडेटा है वो अपलोड किया जाएगा और कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट अपलोड की जाएंगी। MPPSC की मुख्य परीक्षा 2022 का मूल्यांकन अंतिम दौर में है। सप्ताह भर से लेकर 10 दिन में मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। इसके तत्काल बाद मुख्य परीक्षा 2023 का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। लेकिन 2022 का रिजल्ट आचार संहिता में घोषित हो पाएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस है। जानकारी के अनुसार PSC प्रशासन इस मामले में चुनाव आयोग से चर्चा करने के बाद ही रिजल्ट घोषित करेगा। अगर अनुमति मिली तो अप्रैल अंत में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, नहीं तो जून के दूसरे हफ्ते में घोषित होने की संभावना है। वहीं 2024-2023 का मूल्यांकन 31 मई तक पूरा होने की संभावना है। इसका रिजल्ट जुलाई में घोषित हो सकता है। खास बात यह है कि PSC ने जुलाई में 2022 और सितंबर में 2023 की परीक्षा के इंटरव्यू करवाने की प्लानिंग कर ली है। शेड्यूल जल्द फाइनल होगा। इधर राज्य सेवा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये पूरे 1 माह चलेंगे। पन्ना के आराध्य देव कहे जाने वाले भगवान जुगल किशोर का औरत के रूप में दर्शन साल में एक बार होता है। भगवान के इस दर्शन को पाने भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। फागुन की तीज में आप भी कीजिए इस मनोहरी स्वरूप के दर्शन। एक बार फिर चंबल अंचल के सैकड़ों शिव मंदिर खतरे में हैं और इसकी वजह है खदानों में हो रही ब्लास्टिंग। इसको लेकर पुरातत्वविद भी चिंता जता रहे हैं। इसकी जानकारी प्रशासनिक अमले से लेकर सत्ताधारी लोगों के पास भी है, लेकिन पत्थर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। खतरे में 9वीं शताब्दी के शिव मंदिर, बेखौफ खनन माफिया, ब्लास्टिंग से दरक रही मंदिर की दीवारें, भगवान भरोसे मंदिरों की सुरक्षा। ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के बटेश्वर के मंदिरों के आसपास पत्थर माफिया खदानों में डायनामाइट से ब्लास्ट कर रहे हैं। इससे मंदिरों की चूल्हे हिल रही हैं। दरअसल यहाँ 9वीं और 11वीं शताब्दी के करीब 300 मंदिर हैं, जिनके जीर्णोद्धार का काम ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। लेकिन हर रोज हो रही ब्लास्टिंग से मंदिरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। प्रोहिबिटेड एरिया में अभी माइनिंग शुरू हो गया है। बेधड़क जो माइनिंग का काम चल रहा है। तो अगर जो इसको अगर गवर्नमेंट नहीं रुकवाया तो जो न पड़ावली के जो मंदिर है, पड़ावली के जो फोर्ट है, वो उसमें नुकसान होगा। साल 2007 में ASI के तत्कालीन अधिकारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी KK मोहम्मद ने RSS को पत्र लिखकर शिव मंदिरों की रक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने शिव मंदिरों की रक्षा के लिए SAF की एक टुकड़ी तैनात की थी। लेकिन इस टुकड़ी के हटने के बाद खदान माफिया फिर सक्रिय हो गए। ऐसे में अब BJP नेता कह रहे हैं कि वो पुलिस और प्रशासन से बात करेंगे। गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लेना चाहिए और कलेक्टर मुरैना के हम भी बात करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो तत्काल रुकवाना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक धरोहर है। इन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। बटेश्वर के 300 मंदिरों में से 83 मंदिरों का अभी तक जीर्णोद्धार हो चुका है।
लेकिन अवैध खनन के लिए उपयोग में लाए जा रहे विस्फोटकों से एक बार फिर खतरा बढ़ गया है। जबकि मुरैना जिले के कलेक्टर ने मंदिर के बाहर पट्टिका लगवाई है जिसमें साफ लिखा है कि 750 मीटर तक उत्खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन हालत ये है कि 100 मीटर में ही डायनामाइट लगाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर की है। जब अवैध उत्खनन चल रहा है तो फिर वहाँ उन मूर्तियों पर, उन मंदिरों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि पुरातत्व के हिसाब से जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है उनको बचाया जाए। बहरहाल पुलिस और प्रशासन के खौफ से परे बटेश्वर में सफेद पत्थरों को खदानों से निकालने का कारोबार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने शिव मंदिरों की हिफाजत पत्थर माफिया से कर पाएगी। चंबल के बटेश्वर में मौजूद शिव मंदिर खतरे में है। खतरे की वजह यही है कि खदान माफिया लगातार ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी चूल्हे हिल रही हैं, जिस पर पुरातत्वविद चिंता जता चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही है, क्या मोहन सरकार उन खदान माफियाओं पर अंकुश लगा पाती है जो मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।